हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको सरकारी कॉलेज दिला सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमि नाशक के रूप में किया जाता है, क्यों? बताइएगा कि जो नीम का उपयोग करते हैं एक प्राकृतिक कृमि नाशक के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि नीम के रस में अजाडिरोक्टिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति काम करती है। इसीलिए नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फथलीन का रंग कैसा होता है? तो सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फथलीन का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में आधार क्या है? आज जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें तत्वों को किस आधार पर बांटा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो तत्वों की परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर बांटा गया है। और हम आज जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसको किसने दिया था? मोसले ने दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व कौन है? इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका संयोजकता एक से अधिक होता है? तो कॉपर और आयरन दोनों है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, विकल्प सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि वैसे तत्व जो एक से अधिक संयोजकता रखते हैं उसमें कॉपर और आयरन दोनों आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? इनमें से कौन है जो एकल झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें केवल एक ही झिल्ली होती है? तो याद रखिएगा वो है लाइसोसोम। वो क्या है? लाइसोसोम केवल एक, यानी कि केवल एक ही झिल्ली से घिरा होता है। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये भी आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी कि ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होता है कोशिका का, उसे कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधे से जो पानी है ना, वो पत्ती के किनारे से टपक टपक यानी कि टपकते रहता है बिंदु के रूप में। उसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको बिंदु श्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि पानी का पत्तों को किनारे से बूंदों के रूप में टपकने की क्रिया को बिंदु श्रावण कहते हैं, याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है? जो कीटनाशक है वो किस पर कार्य करता है? पेशी प्रणाली पर, पाचन तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर, या संचार प्रणाली पर? याद रखिएगा जो कीटनाशक है वो तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो फलों को पकाने के लिए पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है एथिलीन। एथिलीन पादप हार्मोन की वजह से क्या होता है? फल पकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? यह एक पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो यही बताना है आपको कि इस पुस्तक को किसने लिखा था। याद रखिएगा डार्विन ने लिखा था, जिसको कहते हैं चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन चालक का मात्रक नहीं है? सॉरी, चालक नहीं होगा, यहाँ पे चाल होगा। इसमें से कौन है जो चाल का मात्रक नहीं है? देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड तो चाल का मात्रक होगा। और अगर हम मीटर को किलोमीटर में बदल दें, सेकंड को घंटा में बदल दें, तो किलोमीटर प्रति घंटा भी चाल का मात्रक होगा। और जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें तब भी सेंटीमीटर प्रति यानी कि प्रति सेकंड भी चाल का मात्रक हो सकता है। लेकिन सेकंड प्रति मीटर ये चाल का मात्रक नहीं होगा, चाल का मात्रक नहीं होगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या?
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो क्या होगा। यानी कि जब चंद्रमा की सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान, दो अलग अलग वजन की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तब क्या होगा। तो याद रखिएगा किसी भी क्षण उनका वेग क्या होगा, समान होगा, उसका वेग क्या होगा, समान होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारा मीटर ऊपर उठे तो क्या होगा। यानी कि एक पारा बैरोमीटर में पारा युक्त ट्यूब में जब पारा मीटर ऊपर उठेगा तो क्या होगा, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी। जब पारा मीटर ऊपर उठेगा तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी, घटेगी। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती है। ध्वनि तरंग जो है किसमें तीव्र गति से चलती है, याद रखिएगा ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है पूर्वी तट के डेल्टाई भागों में, और जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है फसल के लिए। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। देखिए ओजोन परत आप लोगों को पता होगा, ये जो है समताप मंडल में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, जो कि हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। इसमें कौन छेद कर सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहां से, हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर एसी से निकलता है। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ। याद रखिएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कहां हुआ था, यहां पे ऑप्शन में यमुना है। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी वहीं हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। इनमें से जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण कौन है, जरा हमको ये बताइएगा। जीवाश्म ऊर्जा मतलब जीवों से जो बनता है, जीवों के अवशेष से जो ऊर्जा बनता है उसी को बोलते हैं जीवाश्म ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कोयला क्या है, तो जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 का पावर 20 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान, ये 10 का पावर 20 है, 1020 नहीं समझिएगा। यहां पे बोला है कोई चालक है, उससे होकर प्रति सेकंड माने टाइम दिया हुआ 1 सेकंड, प्रति सेकंड माने 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजरता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब क्या, n बराबर 10 का पावर 20 है। तो हमसे पूछा है चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान पूछा है, तो धारा का मान का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। आप लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, Q बराबर IT पढ़े होंगे जरूर। तो हमको बोला I माने धारा निकालने के लिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में T हो जाएगा। अब Q का फॉर्मूला होता है NE बटा में T हो जाएगा। अब T तो समय दिया गया 1 सेकेंड, N माने इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 का पावर 20, और E माने होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। तो ये सब रख के आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और देखिएगा आंसर कितना आएगा, फिर आंसर को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए विभवांतर, तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और जो अमीटर है ना इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये सभी आपको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है लेंस का सूत्र क्या होता है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का सूत्र होता है, जहां v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, f है फोकस दूरी। और ये वाला फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है, बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, यानी कि ज्वार हो गया, हमें ये सभी से मुख्य रूप से हमको क्या मिलता है? तो याद रखिएगा इन सभी से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मूल्य क्या होता है? तो 6.6 होता है दूध का पीएच मान। 6.6 कहने का मतलब क्या है? क्षारीय होगा या अम्लीय? तो याद रखिएगा ये अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम है, और जब पीएच मान 7 से कम होता है ना तो वो अम्लीय होता है। 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा तो क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? तो देखिए मैग्नीशियम मतलब Mg, ये सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा बंध बनाएगा? देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आयनिक बंध कब बनता है? तो जब एक धातु O धातु से अभिक्रिया करता है तब आयनिक बंध बनता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है? तो ये धातु है, मतलब मेटल है, और ये जो सल्फर है ना ये नॉन मेटल है। ये क्या है? सल्फर जो है ना जी ये नॉन मेटल है। तो यहाँ एक धातु O धातु से विक्रिया कर रहा है तो इसको बोलेंगे आयनिक बंधन, और जब दो O धातु के बीच अभिक्रिया होगा तो उसे सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर का रोशनदान छंत के काफी निकट दिया जाता है, क्यों? घर का रोशनदान नहीं देखे होंगे जी, खिड़की यानी कि ऊपर में जो छोटा सा भुड़की जैसा छोड़ दिया जाता है घर में, वो क्यों यानी कि छत के काफी निकट क्यों दिया जाता है? क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकल जाएगी। जो गर्म हवा होती है ना घर में बन जाती है तो वो ऊपर उड़ के वहां से बाहर निकल जाएगी बाहर, क्योंकि गर्म हवा ऊपर ही उठती है, तो ऊपर उठेगी तो बाहर निकल जाएगा गर्म हवा, इसलिए रोशनदान ऊपर दिया जाता है, छत के निकट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुटेकर का साम्राज्य। देखिए हुटेकर ने सभी जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा था, प्लांटे, एनीमिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से बंधी नलिकाओं झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पट्टिकाओं और कुंडरों की एक जटिल प्रणाली क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, जिसे कहते हैं हिंदी में अंतःपद्रव्य जालिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है, जिसको केन्या कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है? ये वाला प्रश्न तो पीछे भी आ चुका है। फलों को पकाता है कौन? एथिलीन पादप हार्मोन पकाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा जीन के वैकल्पिक रूपों को एलील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकेंड, यह चाल निम्नांकित में किसके बराबर होगी? देखिए चाल दिया गया है 0.06 मीटर प्रति सेकेंड में, और ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। इसका मतलब तो देखिए याद रखिएगा जब भी मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम गुना करते हैं किससे? 18/5 से गुना करते हैं। तो आप लोग 6.06 को 18/5 से गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? हमको बोला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh हो जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा पूछता तो 12 mv इसका होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो उत्प्लावन बल को दूसरा नाम उत्क्षेप बल के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन, चमगादड़ और प्रोपोइज क्या उपयोग करते हैं? तो ये क्या उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, प्रोपोइज हो गया, ये अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई, ये पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। अगला क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक
पिटेटर स्थापित किए गए तो एसपीएम। एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानस, क्या है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम राज्य में है, याद रखिएगा आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का यानी कि कारण बनता है? तो पर्यावरण प्रदूषण किससे होता है? कोयला से होगा, सौर ऊर्जा से होता है, हवा से, बायोगैस से नहीं होता, कोयला से होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। तो नहीं करता है, चालक की लंबाई पर तो निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो बिजली की घंटी ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित करता है, बाहर देखिए, जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं ना तो ये 7 रंगों में बट जाता है। सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी रंग का और सबसे कम विचलित करता है लाल रंग करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है? तो जो हरित खाद होता है ये मिट्टी को नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रदान करके अच्छा बना देता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिया गया समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप लोग जब अभिक्रिया को समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए पी भी निकल के चला गया है आई के पास और के निकल के चला गया है NO3 के पास, माने इसका वाला इसके पास, इसका वाला इसके पास आ गया, आदान प्रदान हो गया, तो इसको बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? देखिए 15 है परमाणु संख्या, तो 15 परमाणु संख्या वाला तत्व को बोलते हैं फास्फोरस, मतलब P। अब फास्फोरस होता है O धातु, तो इसके संबंध में कौन सा होगा कि यह तत्व O धातु होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? जल, कली, चूना, संगमरमर, ये सभी यौगिक है, लेकिन हवा यौगिक नहीं है, हवा मिश्रण है। हवा क्या है जी? हवा मिश्रण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? जीवित जीवाश्म के अंतर्गत किसको वर्गीकृत किया गया है? तो साइकस को किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण की कमी है, गोल्जी उपकरण की कमी किसमें होती है? जिगर की कोशिका में, उच्च पौधे में, नील हरित शैवाल में या नीस्ट में? याद रखिएगा गोल्जी उपकरण की कमी नील हरित शैवाल में होती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? तो देखिए अजैविक कारक, जैविक कारक, मनुष्य, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र का घटक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है स्टोमाटा पर, द्वार कोशिका पर, गार्ड सेल पर निर्भर करता है, जिसको कहते हैं रक्षक कोशिकाओं पर। तो रंध्रों के छिद्रों का खुलना और बंद होना ये निर्भर करता है रक्षक कोशिका पर, जिसे गार्ड सेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या। तो मानव युग्मनज और शुक्राणु में होता है 2:1 में होता है गुणसूत्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सही है? यानी कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तब उसका त्वरण जो है असमान रहता है। त्वरण क्या होता है? असमान रहता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होगा? तो जब हम हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ देंगे तो गुब्बारा कुछ देर तक ऊपर में उठेगा और वो जो है हवा में ही तैरते रह जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना, जितना पारा का घनत्व होता है उसका घनत्व से 2 गुना है एक तरल का घनत्व, उसका उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? याद रखिएगा 38 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा स्टेथोस्कोप, तुरहिया, मेगाफोन, इन सभी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मिट्टी, पानी, वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन बिजली तो मानव बनाता है, बिजली मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो मैग्नीशियम सल्फेट ये जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। अगर पूछा जाए चिपको आंदोलन के प्रेरणार्थ कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला क्वेश्चन है, कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है? तो कच्छ और खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की संभावना है। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो। डायनेमो में क्या करता है? तो डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना ये प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। तो ये थे विज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि आपके डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।